नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी जानी-मानी कविता पर बात करने वाले हैं, जॉन कीट्स की अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एनसीईआरटी की क्लास 12 की किताब फ्लेमिंगो में जो इसका विश्लेषण दिया है उस पर आधारित है। तो कोशिश रहेगी कि इस विश्लेषण के जरिए कविता की गहराई तक पहुंच सकें। हाँ, और ये जानना भी मजेदार है, जैसा आपने कहा कि जिसे हम अ थिंक ऑफ ब्यूटी के नाम से जानते हैं, वो असल में कीट्स की एक काफी लंबी कविता है, एंडीमियन अ पोएट्रिक रोमांस। उसका बस शुरुआती हिस्सा है ये। अच्छा। हाँ, ये जानने से ना कविता को एक अलग तरह से देखने में मदद मिलती है, एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है। बिल्कुल। और शुरू ही होती है उस लाइन से जो शायद अंग्रेजी की सबसे मशहूर लाइनों में से एक होगी। हाँ, यकीनन। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। सुंदरता की कोई भी चीज वो हमेशा के लिए खुशी देती है। ये लाइन ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है। लगता है पूरी कविता का जो सार है वो शायद इसी में है। सही कहा। ये वो नींव है, वो पत्थर जिस पर कीट्स पूरी कविता खड़ी करते हैं। ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला ख्याल नहीं है, ये एक गहरा दावा है कि सच्ची सुंदरता का असर कभी खत्म नहीं होता, वो वक्त के साथ फीका नहीं पड़ता। तो चलिए आज इसी विश्लेषण की मदद से इसी दावे को थोड़ा और कुरेदते हैं, गहराई से समझते हैं, देखते हैं कि कीट सुंदरता को कैसे देखते हैं, हमारी जिंदगी में इसका क्या मतलब है और कैसे उन्होंने शब्दों से इस पूरे एहसास को जिंदा किया है। और हाँ, उन पहलुओं पर भी बात करेंगे जो शायद अकादमिक लिहाज से भी समझने में मदद करे। बिल्कुल। तो पहली लाइन पर ही वापस आते हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। ये हमेशा के लिए वाली बात जो है, ये मुझे थोड़ा सोचने पर मजबूर करती है। क्या सच में सुंदरता से मिली खुशी हमेशा रहती है? कई बार ऐसा लगता है कोई खूबसूरत नज़ारा देखा, बहुत अच्छा लगा, और फिर रोज की जिंदगी में वो बात कहीं खो गई। ये सवाल बहुत वाजिब है, और यहाँ कीट्स का मतलब शायद ये नहीं कि आप 24 घंटे हर पल उसी एक खुशी में डूबे रहेंगे, नहीं, बल्कि उनका इशारा उस सुंदरता के प्रभाव की तरफ है। उसका जो असर है वो स्थायी होता है। अच्छा। वो किसी पल की उत्तेजना या सिर्फ बाहरी आकर्षण से कहीं ज्यादा गहरा है। विश्लेषण में भी इस पर जोर दिया गया है कि ऐसी सुंदरता कभी शून्यता में नहीं बदलती। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस। मतलब इसका असर वक्त के साथ खत्म नहीं होता। हाँ। बल्कि विश्लेषण तो कहता है कि इसकी जो मोहकता है, जो प्यारापन है, लवलीनेस, वो वक्त के साथ और बढ़ता जाता है। बढ़ता जाता है, ये दिलचस्प है। वक्त के साथ उसकी वैल्यू कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। ये कैसे? आप सोचिए, कोई पुरानी धुन या किसी खास जगह की याद, जब वो याद आती है तो जो सुकून मिलता है, अक्सर वो एहसास पहली बार से भी ज्यादा मीठा या गहरा लगता है ना। हाँ, ये बात तो है। कीट्स का मानना यही है कि सुंदरता हमारे मन पर, हमारे रूह पर एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जो मिटती नहीं, पॉजिटिव छाप। और खासकर जब जिंदगी मुश्किल हो, कोई परेशानी हो, तभी यादें, ये अनुभव एक बहुत बड़ा सहारा बन जाते हैं। अच्छा। विश्लेषण में इसे कहा गया है सॉलिस, दुख के पलों में मिलने वाली सांत्वना। तो ये सिर्फ एक गुजर जाने वाला पल नहीं है, ये एक अंदरूनी खजाना बन जाता है जिसे हम सहेज कर रखते हैं। अच्छा, यानी ये एक तरह की इमोशनल और मेंटल कैपिटल है जो मुश्किल वक्त में काम आती है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। तो फिर कीट्स के लिए ये सुंदरता ये मिलती कहाँ है? कहाँ देखते हैं वो इसे? विश्लेषण में प्रकृति और कला का जिक्र है। हाँ, कीट्स के लिए सुंदरता कहीं एक जगह बंधी नहीं है, वो तो हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है। विश्लेषण बताता है कि वो इसे प्रकृति के अनगिनत रूपों में देखते हैं, जैसे खूबसूरत फूल हों या घनी छांव देने वाले पेड़, पुराने भी नए भी, या फिर वो ठंडी साफ पानी की धाराएं जो पहाड़ों के बीच से बहती हैं, क्लियर रेल्स जिसे वो कहते हैं। ये सब प्रकृति की देन है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, वो इंसानों की बनाई चीजों में भी सुंदरता देखते हैं, जैसे महान कलाकृतियां हैं या अच्छी कहानियां हैं, संगीत है। अच्छा। विश्लेषण के हिसाब से तो ये कविता असल में प्रकृति, कला और जिंदगी के जो छोटे छोटे साधारण सुख हैं, उनमें जो सुंदरता छिपी है, जो एक सामंजस्य है, हार्मनी है, उसका जश्न मनाती है। मुझे ये साधारण सुख वाली बात अच्छी लगी। सुंदरता सिर्फ बहुत ग्रैंड या एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों में ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। कीट्स का नजरिया बहुत खुला है। उनके लिए एक शांत कोना, एक बावर क्वाइट,
जहां सुकून मिले, या फिर मीठे सपनों वाली नींद, अच्छी सेहत, या फिर उन महान वीरों की कहानियां जिन्होंने कुछ बड़ा किया। ये सब भी सुंदरता के ही अलग अलग रूप हैं। ये वो चीजें हैं जो हमें प्रेरणा देती हैं, सुकून देती हैं और जिंदगी को जीने लायक बनाती हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी खूबसूरत और सुकून वाली तो नहीं होती। विश्लेषण में भी ये बात है कि हमारा जीवन अक्सर थकान, निराशा, दर्द इनसे भरा होता है। हाँ, ये सच है। लाइफ इज फिल्ड विद वेरीनेस एंड पेन। हम सब महसूस करते हैं इसे। तो ऐसे मुश्किल वक्त में ये सुंदरता, क्या ये बस एक ख्याली दुनिया में भाग जाने का रास्ता है, एस्केपिज्म? ये बहुत अहम सवाल है और यहीं कीट्स के नजरिए की गहराई पता चलती है। वो सुंदरता को सिर्फ पलायन या ध्यान भटकाने की चीज नहीं मानते। विश्लेषण बताता है कि कीट्स के लिए सुंदरता एक मरहम की तरह है। एक्ट्स एज अ बॉम्ब। मरहम? हाँ, जब हम जिंदगी की उदासी से गुजर रहे होते हैं, निराशा होती है, सेहत ठीक नहीं होती, या रास्ते मुश्किल और अंधेरे लगते हैं, ग्लूमी डेज, अनहेल्दी एंड ओ डार्केंड वेज, तब सुंदरता की कोई भी झलक, चाहे वो प्रकृति का कोई नजारा हो, कोई आर्ट हो या कोई अच्छी याद, वो हमारे मन पर जो निराशा का पर्दा छाया रहता है ना, पॉल, उसे हटा सकती है। यानी ये सिर्फ फील गुड कराने से ज्यादा है जी, इसमें सच में कुछ हील करने की, मरहम लगाने की ताकत है। निश्चित रूप से। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि सुंदरता में शांति लौटाने की, उम्मीद जगाने की और हमें एक नैतिक बल, मॉरल स्ट्रेंथ देने की क्षमता है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि कीट्स यहाँ सिर्फ बाहरी खूबसूरती की बात नहीं कर रहे, सिर्फ एस्थेटिक अपील की नहीं। अच्छा। विश्लेषण साफ कहता है कि ये सुंदरता हमारी आत्मा का, हमारे नैतिक जीवन का पोषण करती है, नरिशेस द सोल एंड मॉरल लाइफ। ये हमें बेहतर इंसान बनने में, ज्यादा सेंसिटिव होने में और जिंदगी की चुनौतियों का हिम्मत से सामना करने में मदद कर सकती है। वाह, ये नजरिया तो कविता को और भी गहरा बना देता है। अच्छा, विश्लेषण में यह भी कहा गया है कि ये कविता रोमांटिक आंदोलन, रोमांटिक मूवमेंट के विचारों को दिखाती है। ये क्या था और इसका इस कविता से क्या लेना देना है? रोमांटिक आंदोलन ये 18वीं सदी के आखिर और 19वीं सदी के शुरुआत में यूरोप में साहित्य, कला, संगीत, इन सब में एक बड़ा बदलाव था। इसकी पहचान थी तर्क और नियमों पर ज्यादा जोर न देकर भावनाओं पर, इमोशन पर और कल्पना पर, इमेजिनेशन पर ज्यादा जोर देना। और साथ ही प्रकृति से एक गहरा लगाव, सम्मान, यहाँ तक कि श्रद्धा, रेवरेंस फॉर नेचर, ये भी इसका एक बहुत खास पहलू था। अच्छा, तो कीट्स की कविता में ये रोमांटिसिज्म कैसे दिखता है? आप देखिए, पूरी कविता सुंदरता के भावनात्मक असर पर ही तो टिकी है। कीट्स ये नहीं समझा रहे कि कोई चीज लॉजिकली सुंदर क्यों है। नहीं, वो ये बता रहे हैं कि सुंदरता महसूस कैसी होती है, वो हमारे अंदर क्या जगाती है। हाँ, ये बात तो है। प्रकृति के जो वर्णन है वो कल्पना से भरे हैं और प्रकृति को लगभग एक जिंदा, सुकून देने वाली ताकत की तरह दिखाया गया है। तो तर्क पर भावना की ये जीत, कल्पना की उड़ान और प्रकृति से ये गहरा प्यार, ये सब रोमांटिक आंदोलन के बिल्कुल साफ संकेत हैं जो इस कविता की रग रग में बसे हैं। सुंदरता को महसूस करना उनके लिए एक गहरा, बहुत पर्सनल और कल्पनाशील अनुभव है। समझ गए। अब बात करते हैं कि कीट्स ने अपनी बात को इतना असरदार बनाने के लिए भाषा का इस्तेमाल कैसे किया है। विश्लेषण में कुछ साहित्यिक तकनीकों का जिक्र है, जैसे इमेजरी, एलिटरेशन, पर्सोनिफिकेशन। इन्हें थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, जरूर। कीट्स अपनी भाषा की कारीगरी के लिए जाने ही जाते हैं। विश्लेषण बिल्कुल सही कहता है कि उन्होंने सजीव बिंब विधान यानी इमेजरी का कमाल का इस्तेमाल किया है। इमेजरी का मतलब है ऐसे शब्द चुनना जिनसे पढ़ने वाले के मन में तस्वीरें बने या उसकी जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, वो जाग उठें। अच्छा। तो जब कीट्स फूलों का जिक्र करते हैं, डैफोडिल्स, या पेड़ों की छांव का, शेडी बून, या साफ नदियों का, क्लियर रिल्स, या कस्तूरी गुलाब का, मस्क रोज ब्लूम्स, तो ऐसा लगता है वो नज़ारे हमारी आंखों के सामने आ गए हैं। हम उनकी ठंडक या खुशबू महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये बात तो है। वो शब्द सिर्फ बताते नहीं, एक अनुभव रचते हैं। पर्सोनिफिकेशन के बारे में क्या कहेंगे? पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण, इसमें क्या होता है कि बेजान चीजों को या विचारों को इंसानी गुण दे दिए जाते हैं या वो इंसानों जैसे काम करते दिखाए जाते हैं। इस कविता में, जैसा विश्लेषण भी इशारा करता है, प्रकृति और सुंदरता को ऐसे दिखाया है मानो वो इंसान हो और हमें आराम दे रहे हों,
जैसे वो शांत कुंज, बावर क्वाइट या मीठे सपनों वाली नींद दे रहे हों, स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, या हमारी आत्मा को सुकून पहुंचा रहे हों। ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ उनका रिश्ता कितना गहरा, कितना आत्मीय है। और एलिटरेशन, उसका क्या असर होता है? एलिटरेशन यानी अनुप्रास अलंकार। इसमें पास पास के शब्दों में एक ही कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन ध्वनि दोहराई जाती है। जैसे कविता में है सिंपल शीप या कूलिंग कोवर्ट। हाँ। विश्लेषण में भी इसका जिक्र है। इससे कविता में एक लय आती है, एक संगीत सा पैदा होता है जो सुनने में, पढ़ने में अच्छा लगता है और बात को यादगार भी बनाता है। कीट्स इन सभी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं ताकि पढ़ने वाला सुंदरता को सिर्फ समझे नहीं बल्कि उसे महसूस करें, उसमें डूब जाए। ये सब मिलकर कविता को वाकई जादुई बना देते हैं। अब अगर किसी को इसे अकादमिक नजरिए से समझना हो, शायद परीक्षा के लिए जल्दी से, तो विश्लेषण के हिसाब से कौन सी बातें सबसे अहम है जिन्हें पकड़ना चाहिए? हाँ, विश्लेषण से कुछ मुख्य बातें निकलती हैं जो संक्षेप में समझने में मदद कर सकती हैं। पहला तो है कविता का विषय, थीम। इसमें सुंदरता की जो शाश्वता है, मतलब वो हमेशा रहती है, और उसकी जो उपचारात्मक शक्ति है, हीलिंग पावर, इस पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही इंसान की जिंदगी में प्रकृति और कला का क्या रोल है, और सुंदरता कैसे हमें खुशी और शांति, जॉय और सॉलिस देती है, ये समझना जरूरी है। ठीक है, विषय तो स्पष्ट है। और इसका केंद्रीय विचार क्या हुआ? केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया, वो तो पहली लाइन में ही है। सुंदरता कोई पल भर की चीज नहीं है, ये स्थायी खुशी और प्रेरणा का एक स्रोत है। लास्टिंग जॉय एंड इंस्पिरेशन, ये कभी खत्म नहीं होती। साहित्यिक तकनीकें कौन सी याद रखनी है? साहित्यिक उपकरण, लिटरेरी डिवाइसेस में खास तौर पे इमेजरी, यानी प्रकृति और दूसरी सुंदर चीजों का सजीव चित्रण। पर्सोनिफिकेशन, प्रकृति को मानवीय रूप देना। एलिटरेशन, ध्वनि का सुंदर इस्तेमाल। और साथ ही वो रोमांटिक तत्व, भावना, कल्पना, प्रकृति प्रेम, ये सब अहम है। और कोई खास पंक्तियां जो जरूर याद रखनी चाहिए? प्रसिद्ध पंक्तियों में तो यकीनन पहली लाइन, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये सबसे जरूरी है। ये कविता का बिल्कुल मर्म बयान करती हैं। और आखिर में इस कविता से मिलने वाला संदेश क्या कहेंगे? संदेश वो यही है कि सुंदरता इंसान की आत्मा को ऊपर उठाती है, एलिवेट्स द ह्यूमन स्पिरिट, और उसे जिंदगी के जो संघर्ष हैं उनसे लड़ने की ताकत देती है। विश्लेषण ये भी कहता है कि कीट्स के अनुसार एक भरपूर, एक संतुष्टिदायक जीवन, फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए सुंदरता जरूरी है, एसेंशियल है। बहुत बढ़िया। ये मुख्य बिंदु तो इसे समझने और याद रखने में काफी मदद करेंगे। तो जॉन कीट्स की ये कमाल की कविता हमें एक बहुत गहरी और शायद आज के समय में तो और भी ज्यादा जरूरी बात याद दिलाती है कि सुंदरता सिर्फ आंखों को अच्छी लगने वाली कोई ऊपरी चीज नहीं है। ये प्रकृति में है, कला में है, कहानियों में है, और शायद जिंदगी की बहुत छोटी छोटी अनदेखी चीजों में भी है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि इस विश्लेषण से बार बार सामने आया, ये हमें जिंदगी की मुश्किलों में, उदासी में, निराशा के पलों में भी एक स्थायी खुशी दे सकती है, एक गहरी शांति और कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद। बिल्कुल, ये वाकई एक ऐसा खजाना है जिसकी कीमत वक्त के साथ कम नहीं होती, बल्कि कीट्स के ही शब्दों में कहें तो बढ़ती ही जाती है। बिल्कुल। और ये पहलू की सौंदर्य सिर्फ बाहरी नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा अनुभव है जो आत्मा का पोषण करता है, नरिशेस द सूल। ये आज के दौर में बहुत मायने रखता है। कीट्स का ये विचार कि सौंदर्य एक भरपूर जीवन जीने के लिए अनिवार्य है, एसेंशियल फॉर अ फुलफिलिंग लाइफ, आज की इस तेज रफ्तार, भागदौड़ भरी और अक्सर तनाव वाली जिंदगी में हमें एक पल रुककर सोचने पर मजबूर करता है। सही बात है। शायद ये कविता हमें याद दिलाती है कि अपने आसपास जो सच्ची, स्थायी सुंदरता मौजूद है, उसे देखना, उसे महसूस करना, उसकी कद्र करना, ये सिर्फ एक पोएटिक ख्याल नहीं है, ये शायद बेहतर और ज्यादा बैलेंस जिंदगी जीने का एक रास्ता भी हो सकता है। सही कहा। और इस पूरी बातचीत के बाद मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ। आज का दौर, जहां सोशल मीडिया है, फास्ट फैशन है, लगातार ट्रेंड्स बदल रहे हैं, हर चीज बहुत तेज लगती है, बहुत क्षणिक, शायद डिस्पोजेबल सी लगती है। है तो ऐसा। तो ऐसे में हमेशा रहने वाली सुंदरता का जो विचार है, अ जॉय फॉर एवर, क्या वो आज भी उतना ही वजन रखता है, उतना ही रेलेवेंट है? और अगर हाँ, तो आज के इस मॉडर्न डिजिटल युग में वो स्थायी, आत्मा को सुकून देने वाली सुंदरता, वो हमें किन नई शक्लों में मिल सकती है?
या शायद किन पुरानी भूली बिसरी चीजों में? ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना यकीनन दिलचस्प होगा।